बहुत मशहूर लाइनें, न फिजाओं में हलचल है न हवाओं में गर्मजोशी है, ये सन्नाटा महज इत्तेफाक है या तूफान से पहले की खामोशी। मिडल ईस्ट की जंग में फिलहाल आपको खामोशी तो दिख रही है, लेकिन ये खामोशी किसी तबाही से पहले की खामोशी नजर आती है, जिसमें मनहूसियत ज्यादा है और उम्मीदें कम है। वर्ल्ड नाउ में मैंने आपको कई बार बताया कि ट्रंप की कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है, और ऐसा ही हो रहा है। आज आपको बताते हैं पेंटागन की एक वायरल रिपोर्ट के बारे में, जिसके बारे में आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हो पाई है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ईरान पर हमले की रणनीति बना चुका है। सेकेंड फेज अटैक के लिए तारीख भी मुकर्रर तय कर दी गई है और बाकायदा इसके लिए तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका किस दिन कोऑर्डिनेटेड अटैक की शुरुआत कर सकता है, वो तारीख है 23 अप्रैल। खबर है 23 अप्रैल को अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर एक साथ मल्टीपल लोकेशंस और पॉइंट्स पर हमला कर सकता है। इसके बाद अमेरिका सीजफायर और जीत का दावा करेगा और खार्ग को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करेगा। सबसे पहले इस रिपोर्ट का मजनून क्या कहता है, अमेरिका की प्लानिंग क्या है, यह जान लीजिए। फिर आपको बताएंगे ईरान क्या तैयारी कर रहा है। ऐसे नहीं ईरान को जानकारी नहीं है, ईरान की खुफिया एजेंसी को इस बात की जानकारी है। तो अमेरिका ईरान पर हमले के लिए बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। ईरान के खार्ग आइलैंड पर हमला करके उसे कब्जाना चाहता है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर भी हमला होगा, जिससे कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से पीछे धकेला जा सके ईरान को, IRGC को। ईरान में कई जगहों पर एक साथ अटैक हो सकता है। न्यूक्लियर ठिकानों पर फिर से अटैक संभव है। 23 अप्रैल को फाइनल हमले की तैयारी कर रहा है अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर, और इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। हाल ही में पेंटागन की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग भी हुई, उसमें हमले की रणनीति भी बनी। इसे बताया गया कि 7 हमला करने के बाद ईरान काबू में आ सकता है, और इसलिए नेवल ब्लॉकेड लगा है। एक तो सपोर्ट नहीं पहुंचेगा, जहाज नहीं पहुंचेंगे, नेवल ब्लॉकेड है, और दूसरा हथकंडा अपनाया गया तो ईरान को एक साथ कई हमलों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन पिछले 45 दिन से ईरान सीना ताने खड़ा है, और ईरान ने कह दिया है कि हमला कितना भी बड़ा हो, हम आखिरी दम तक जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। ईरान एक साथ कई देशों के साथ जंग कर रहा है, कई मोर्चों पर लड़ रहा है। पेंटागन से निकलकर जानकारी यह भी आई है कि ओमान की खाड़ी में जो घेरेबंदी की गई है, उसके सहयोग से होर्मुज में हमला किया जाएगा, और फाइटर जेट्स के जरिए खार्ग आइलैंड पर भी हमला होगा, जबकि फाइटर जेट्स के जरिए ही ईरान के कई ठिकानों पर हमला संभव है। स्पेशल प्लेन से स्पेशल कमांडोज भी उतारे जा सकते हैं, और मिसाइल ठिकानों को तबाह करने की प्लानिंग भी की जा रही है। यहां तक कि 82 एयरबोर्न डिवीजन को उतारने पर प्लान बनाया गया है, जो खार्ग आइलैंड पर उतरेंगे और ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने कंट्रोल में करेंगे आफ्टर अमेरिका अटैक। इसके बाद वो पल आएगा जब अमेरिका ऐलान करेगा कि खार्ग और होर्मुज पर अब उसका कंट्रोल है, और इसलिए वो जंग जीत चुका है। और अगर ईरान को समझौता करना है, सीजफायर करना है, और खार्ग और होर्मुज वापस चाहिए, तो उसे अमेरिका के साथ डील करनी होगी। इस खबर की पुष्टि इसलिए भी हो रही है क्योंकि ईरान की घेरेबंदी में अमेरिका लगातार जुटा हुआ है। जरा मैप देखकर समझने की कोशिश करते हैं कि कहां कहां इस वक्त अमेरिकी जहाज तैनात हैं। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये है अमेरिका का घेरा, समुद्री घेरा जो है वो इस मैप के जरिए आप समझ सकते हैं। जरा फुल स्क्रीन ये मैप हम आपको दिखाते हैं। इसमें आप 2 इलाका देख रहे हैं, एक होर्मुज स्ट्रेट का इलाका है और एक यमन का इलाका है, जहां बाब अल मंदेब स्ट्रेट है। ये जो इलाका आप इस वक्त देख रहे हैं, ये है होर्मुज स्ट्रेट। ये ओमान की खाड़ी है, लेकिन अमेरिका का जो आखिरी ब्लॉकेड है वो यहां पर है, इस एरिया में। ईरान का ब्लॉकेड यहां पर है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जो सबसे सकरा गलियारा है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये पर्शियन गल्फ है, फारस की खाड़ी। ज्यादातर मिडिल ईस्ट के देश इसी रास्ते से अपना ज्यादातर व्यापार करते हैं और खरीद फरोख्त का काम करते हैं, तेल खरीदने और बेचने का काम भी करते हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने से इनके लिए बहुत दिक्कत की बात है, और यहां ब्लॉकेड होने से ईरान के लिए बहुत दिक्कत की बात है, क्योंकि ईरान भी अपना व्यापार अब सामान्य तरीके से नहीं कर पा रहा है।
तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ईरान के ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर आ रहा है। जो भी जहाज इधर से ईरान की तरफ बढ़ता है, यहां पर उसे यूएस आर्मी रोक लेती है। उसके बाद कोई जहाज अगर यहां से, ये रहा खार्ग आइलैंड, अगर यहां से निकलने की कोशिश करता है ईरान के किसी भी पोर्ट से, दो द्वीप यहां पर भी हैं, एक खार्ग आइलैंड यहां पर है, यहां से निकलने की कोशिश करता है, फिर यहां पर उसे अमेरिका ब्लॉक कर देता है। कोशिश यह है कि जिस स्थिति से मिडिल ईस्ट के देश गुजर रहे हैं, चाहे वो कतर हो, कुवैत हो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, सऊदी अरेबिया हो, उसी सेम सिचुएशन को ईरान भी फील करे कि वो अपना सामान नहीं बेच पा रहा है, जैसे ये देश नहीं बेच पा रहे। जैसे इन देशों पर प्रेशर है, वैसे ईरान पर भी प्रेशर है, और इसलिए ये ब्लॉकेड है। तो ये है स्थिति यहां पर। और ईरान क्या करना चाह रहा है? ईरान की कोशिश ये है कि रेड सी के इस मंदेब स्ट्रेट को, जो आप यहां पर देख रहे हैं यमन के ठीक नीचे, मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन को थोड़ा सा फोकस करें, थोड़ा सा नीचे, यहां पर यमन के पास थोड़ा सा और नीचे, ये जो मंदेब स्ट्रेट आप देख रहे हैं रेड सी के एग्जिट पॉइंट पर, उसको ब्लॉक करने की कोशिश में है इस वक्त यमन के अपने प्रॉक्सी सहयोगी की तरफ से। अगर ईरान की बात की जाए तो ये लाल सागर का इलाका भी बंद हो जाएगा, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद हो जाएगा, और अगर सुएज कैनाल भी किसी तरह से बंद कराने में ईरान कामयाब हो गया तो फिर हाहाकार समझते हैं, वो हाहाकारी स्थिति आ जाएगी जिससे पूरी दुनिया कराह उठेगी। चलिए अब आपको बताते हैं कौन कौन सा जहाज अभी ईरान को लेकर तैनात किया गया है, ताकि ईरान के खिलाफ अगर यह ऑपरेशन शुरू हुआ तो समंदर में अमेरिका को नुकसान का सामना ना करना पड़े। करीब 15 युद्धपोत तैनात किए गए हैं। कौन कौन से शिप हैं? यूएसएस अब्राहम लिंकन है, यूएसएस त्रिपोली है, यूएसएस न्यू ऑर्लियंस है, यूएसएस रशमोर है, यूएसएस मेलियस है, यूएसएस डेल्बर्ट डी ब्लैक है, यूएसएस पिकनी है, यूएसएस मिक्सचर, यूएसएस माइकल मर्फी, यूएसएस जॉन फिन, यूएसएस राफेल पेराल्टा, यूएसएस कैनबरा, यूएसएस बेनब्रिज, यूएसएस थॉमस हडनर, यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन जूनियर। ये तो सिर्फ जहाज हैं। 60,000 सैनिकों की घेरेबंदी लगाई है अमेरिका ने। 60,000 सैनिकों को पहुंचाया यहां पर इस इलाके में। दुनिया के हर एक इलाके से निकालकर सैनिक यहीं डाल रहा है अमेरिका। वो कहावत है, मरता क्या ना करता। अमेरिका के पास अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं। अगर यहां से एक भी डील लेकर अमेरिका नहीं गया तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को क्या मुंह दिखाएंगे। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने घेरेबंदी तो कर ली है, लेकिन जिस ईरान से अमेरिका 40 दिन तक नहीं जीत पाया, क्या वो एक दिन में लड़ाई जीत लेगा? पेंटागन तैयारी तो कर रहा है, लेकिन ट्रंप डील की बात कर रहे हैं और डील ना होने पर धमकी दे रहे हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि पेंटागन में पूरी तैयारी हो चुकी है कि ईरान को कैसे गिराना है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि बिना फायर किए अगर डील पर बात बन जाए तो फिर अमेरिका का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इस बात की गारंटी नहीं है कि अगर 23 अप्रैल को बहुत बड़ा हमला, कोऑर्डिनेटेड अटैक अमेरिका कर भी देता है तो उससे अमेरिका कामयाब हो जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, यह खबर तेहरान तक भी पहुंच गई होगी और IRGC तक भी पहुंच गई होगी, और IRGC अपनी तैयारी में लगा हुआ है। पेंटागन ने ट्रंप को रिपोर्ट दी है कि ईरान को हराने के लिए मल्टीपल लोकेशंस पर एक साथ अटैक करना होगा, तभी ईरान को झुकाने पर मजबूर किया जा सकता है, वरना ईरान के पास ऐसे कई चाल हैं जो अमेरिका को फंसा देंगे। उधर ट्रंप ने भी हमले को लेकर हामी भर दी है। आपको हमले की पूरी रणनीति भी बताते हैं जो इस खुफिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। होर्मुज के लिए यूएस के जहाज होर्मुज पर अटैक करेंगे, फाइटर जेट्स का भी इस्तेमाल होगा और इससे IRGC के ठिकानों पर हमला किया जाएगा और IRGC के चंगुल से होर्मुज को मुक्त कराया जाएगा। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, हम होर्मुज को हमेशा के लिए खोलने जा रहे हैं। यह बयान इसी रिपोर्ट से कनेक्ट हो सकती है। तेल गैस की आपूर्ति को लेकर ऑपरेशन खुद की साख को ठीक करना मकसद। अब खार्ग आइलैंड पर भी अटैक हो सकता है, ईरानी तेल पर कंट्रोल करने के लिए हमला। अमेरिका अगर खार्ग को कंट्रोल कर लेता है तो ईरानी तेल कब्जे में आ जाएगा। फिर न्यूक्लियर साइट पर अटैक होगा, क्योंकि एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका चाहता है कि वो ईरान के कंट्रोल से अपने कंट्रोल में ले ले। होर्मुज में IRGC के ठिकानों को तबाह करना चाहता है, खार्ग आइलैंड में तेल पर कंट्रोल करना चाहता है, ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना चाहता है, इसलिए एनरिच्ड
जो यूरेनियम है उस पर भी अमेरिका की नजर है। यानी अमेरिका की प्लानिंग यह है कि 23 अप्रैल को या तो इस पार या तो उस पार। अगर उस पार फिर तो ठीक है, अमेरिका की साख बच जाएगी, लेकिन अगर 40 दिन की तरफ फिर इस पार रह गए तो क्या होगा डोनाल्ड ट्रंप का। यह प्लानिंग पेंटागन के ने CIA की खुफिया रिपोर्ट के बाद बनाई है, लेकिन आपको बताते हैं पेंटागन जहां पर यह प्लानिंग बनी है आखिर वो कौन सी जगह है। पेंटागन को अमेरिका का रक्षा मुख्यालय कहते हैं, डिपार्टमेंट डिफेंस का मुख्यालय। यह वर्जीनिया के आर्लिंगटन में स्थित है। पेंटागन का काम है अमेरिकी सैन्य अभियान और राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रबंध करना। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति, सैन्य नीति और सशस्त्र बलों, थल सेना, नौसेना, वायुसेना के कोऑर्डिनेशन संचालन के लिए जिम्मेदार है। यह दुनिया की सबसे बड़ी कार्यालय इमारतों में से एक है, जहां 23,000 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। इसके अलावा खुफिया रिपोर्ट के आधार पर हमले की प्लानिंग होती है। दुनिया के हर हलचल पर यहां नजर रखी जाती है। किस देश का प्राइम मिनिस्टर इस वक्त क्या कर रहा है, किस देश का राष्ट्रपति इस वक्त क्या कर रहा है, किस देश में आज क्या हलचल हुई, किस देश ने कितना बजट पास किया, किस देश ने कितना रक्षा बजट पास किया है, कौन सा देश अमेरिका के लिए खतरा है, कौन सा देश तेजी से विकास कर रहा है, किस देश में खुशी का माहौल ज्यादा है तो वहां बिगाड़ो। बांग्लादेश की देख लीजिए आप, छोटा सा एग्जांपल देके आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान से ज्यादा रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। बांग्लादेश में सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा था, भारत के साथ रिलेशन बहुत अच्छे थे, तो अमेरिका को लगा कि ये तो फिर तरक्की के रास्ते पर आ रहे हैं। तो पेंटागन में प्लानिंग बनी कि इसको हटाओ, शेख हसीना को, तभी यहां पर बात बन पाएगी, और अपने किसी पपेट को बिठाओ। तब जाकर शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ और शेख हसीना को वहां से भागना पड़ा। मोहम्मद यूनुस, जिसे तथाकथित CIA एजेंट कहा जाता है, उसकी वापसी। और उसके बाद देखा आपने कैसे हिंदुओं का नरसंहार हुआ, पूरा बांग्लादेश जल गया। और आज की तारीख में बांग्लादेश अपने समय से 10 साल पीछे चला गया। तो पेंटागन का असली काम यह है, अगर आसान भाषा में समझे तो, कि अमेरिका के नियंत्रण में बाकी देश रहें, अमेरिका के नियंत्रण से बाहर ना जाएं, और जो बाहर जाए उसको उसी के हिसाब से ठीक कर दिया जाए। लेकिन ये कहते क्या है, इनका काम क्या है पेंटागन का? ये कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा संचालन के लिए जिम्मेदार है, थल, नौसेना, वायुसेना के बीच समन्वय की देखरेख करते हैं। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर रणनीति बनाते हैं, विदेश नीति से संबंधित प्रस्ताव पर फैसला करते हैं, देश के खतरे को लेकर आगामी रणनीति तैयार करते हैं, देश की सीमाओं की सुरक्षा को लेकर प्लान करते हैं, विदेशी खतरों से निपटने के लिए योजनाएं बनाते हैं, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर काम करते हैं, विदेशी सैन्य ताकत और खतरों का आकलन करने में हमेशा आगे रहते हैं, और खतरे को ध्यान में रखकर ही आगे की रणनीति बनाई जाती है पेंटागन। यानी पेंटागन ही है जो विदेश में अमेरिका की नीति को ऑपरेट करता है या फिर तैयार करता है। अमेरिका की विदेश नीति पेंटागन के रिपोर्ट्स पर ही तैयार की जाती है। लेकिन यहां यह जानना भी जरूरी हो जाता है कि पेंटागन बना कैसे, इसकी ताकत कितनी है, अमेरिका को पेंटागन की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर II के दरमियान। 1941 में वर्ल्ड वॉर II शुरू हुआ और 1943 में खत्म हुआ, लेकिन तेजी से बढ़ती अमेरिकी सैन्य व्यवस्था को एक केंद्रीकृत कमांड चाहिए थी, और इसलिए पेंटागन को तैयार किया गया। पेंटागन क्यों? क्योंकि इसकी संरचना 5 कोणीय है। अगर आप इसे एरियल व्यू से देखेंगे, आप इसको इसकी इमेज फोटो को देखेंगे तो आपको इसमें 5 कोण नजर आएंगे, इसलिए इसे पेंटागन कहा जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग्स में से एक है। यहां यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट्स ऑफ डिफेंस का मुख्य संचालन होता है। यहां से थल, जल, वायु सेना समेत वैश्विक सैन्य रणनीतियों की प्लानिंग और कंट्रोलिंग की जाती है। इसकी ताकत उस कमांड सिस्टम में है जो पूरी दुनिया में अमेरिकी सेना की तैनाती, ऑपरेशन, इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी को एक साथ जोड़कर काम करता है। यानी पेंटागन अमेरिकी सैन्य शक्ति का ब्रेन सेंटर है। अगर अमेरिकी सेना पूरा शरीर है तो पेंटागन उसका ब्रेन है, जहां से ग्लोबल लेवल पर युद्ध, रक्षा, रणनीति, कूटनीति के बड़े फैसले किए जाते हैं। और यह सब दुनिया भर से जुटाई गई खुफिया इनपुट्स के आधार पर होता है।
ये इमारत अमेरिकी सेना, वायुसेना और नौसेना की कमान का केंद्र है, जहां से पूरी दुनिया में अमेरिकी सैन्य अभियानों की योजना और नियंत्रण की जाती है। इसलिए इसे अमेरिकी सैन्य शक्ति का प्रतीक भी मानते हैं। लेकिन 9/11 के हमले के वक्त पेंटागन भी हमले का शिकार हुआ था और तब अमेरिका की सिक्योरिटी का, सुरक्षा का यह प्रतीक हमले की जद में था। खैर, पेंटागन में अब ईरान पर जो हमले की रणनीति बनी है, इस पर अमेरिका ने इंप्लीमेंट करना शुरू भी कर दिया है और इसे ऑलमोस्ट फिनिश भी कर दिया है। नेवल ब्लॉकेड उसी का पार्ट है। बेशक यह फैलाया जा रहा हो, यह प्रचार किया जा रहा हो कि हमने ईरान के सामान को रोकने के लिए नेवल ब्लॉकेड किया है, लेकिन 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन के नेवल ब्लॉकेड से कुछ हासिल नहीं होता। मुख्य मकसद यह है कि ईरान को किसी भी तरह की मदद ना पहुंचे और ईरान बाहरी दुनिया से कट जाए। इसलिए नेवल ब्लॉकेड के लिए 15 युद्धपोत तैनात किए हैं ओमान की खाड़ी में अमेरिका ने, जो कि अरब सागर के करीब तैनात किए गए हैं। डिस्ट्रॉयर भी खाड़ी देशों के आसपास है। अमेरिकी सेना ने मिडिल ईस्ट में भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती की है। सेंटकॉम ने जानकारी दी है कि मिडिल ईस्ट इलाके में 50,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं और ये सामान्य समय से करीब 10,000 ज्यादा हैं, जो ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और होर्मुज स्ट्रेट के ब्लॉकेड के कारण बढ़ाई गई है। युद्ध से पहले इस इलाके में 40,000 सैनिक तैनात थे। वर्तमान में 50,000 सैनिक तैनात हैं। 10,000 सैनिकों की संख्या ज्यादा है और 10,000 अतिरिक्त डिप्लॉयमेंट की बात कही गई है, यानी 60,000 सैनिक डिप्लॉय रहेंगे यहां पर। अब जब 60,000 सैनिक एकत्र हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो शांति का कबूतर तो उड़ाएंगे नहीं। यकीनन जंगी तैयारी है, यानी लड़ाई की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, परमिशन भी दी जा चुकी है और बातचीत का जो नजराना है वो भी पेश करने की कोशिश की जा रही है। अब 23 अप्रैल को लड़ाई होगी नहीं होगी, अमेरिका और ईरान 22 अप्रैल को सीजफायर कर लेंगे नहीं करेंगे, या फिर उससे पहले, जैसे अमेरिका की फितरत रही है, उससे पहले ही अटैक हो जाए। क्योंकि आपको याद होगा कि इससे पहले भी 2 बार जब हमले हुए, खास करके जून 2025 में और फरवरी 2026 में, इन दोनों हमलों के दरमियान भी अमेरिका ईरान में बातचीत चल रही थी। लेकिन इस बातचीत के दरमियान अमेरिका ने अटैक कर दिया। अभी 23 तारीख की खबर फ्लोट तो की गई है, लेकिन हो सकता है कि अमेरिका इससे पहले किसी दिन अटैक कर दे, क्योंकि दुश्मन को हराने के लिए किसी भी हमले में जो सबसे खास एलिमेंट होता है वो होता है सरप्राइज एलिमेंट। और इस खबर की भनक ईरान को है। ईरान जानता है कि अमेरिका ने जिस लड़ाई की शुरुआत की है उसे खत्म ईरान ही करेगा। इसलिए ईरान ने अपने मिसाइल सिटीज को एक्टिवेट करने का काम शुरू कर दिया है। ईरान क्षतिग्रस्त पुल, रेलवे ब्रिज को ठीक कर चुका है, जिसे अमेरिका और इजराइल ने तबाह किया था। ईरान ने कहा कि देश और अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए हम अपने खून के आखिरी कतरे का भी इस्तेमाल करेंगे। और IRGC के करीब 10 लाख लड़ाकू जो है वो हाथ में हथियार लेकर तैयार है। ईरान भी चाहता है कि एक साथ एक बार में ही मामला फिनिश कर दिया जाए, ये बार बार का लफड़ा ही खत्म। ईरान को पता है सीजफायर महज एक धोखा है, छलावा है। सीजफायर के नाम पर अमेरिका पीछे से वॉर करने की तैयारी कर रहा है और ये बात ईरान भी कह रहा है, बार बार कह रहा है। ईरान ने भी अपने लॉन्च पैड्स को एक्टिव कर दिया है। खबर है कि अमेरिका ने अगर कुछ किया तो बहुत जोरदार रिटेलिएशन होगा, पलटवार होगा और इस बार पूरा हिसाब होगा। ईरान ने जो मिसाइल सिटी में मूवमेंट को रोक दिया था उसे फिर से शुरू कर दिया है। चलिए आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि ईरान ने मिसाइल सिटी किस तरह से बनाई है और उनके मिसाइल सिटीज जमीन के बहुत नीचे हैं, जहां से बंकर बस्टर बम के जरिए भी नहीं पहुंचा जा सकता है। और ये देखिए किस तरह से एक स्ट्रक्चर है, पहाड़ की पत्थरों के नीचे, ग्रेनाइट के नीचे, जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में मिसाइल रखे हुए हैं।
और ये सब कुछ ऑटोमेटिक लॉन्चिंग सिस्टम पर काम करते हैं। ईरान ने ज्यादातर अपनी मिसाइलें जमीन के अंदर छिपाई हुई हैं। जब जरूरत होती है तो इन मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि दुश्मन को मिसाइल सिटी के बारे में जानकारी नहीं होती, जिस कारण ईरान की ज्यादातर मिसाइल सुरक्षित है। खबरों के मुताबिक ईरान के पास अभी भी करीब 50% मिसाइलों का जखीरा है। वहीं बैलिस्टिक मिसाइलों की बात करें तो करीब 2000 से ज्यादा है। यानी अभी ईरान के तरकश में कई ऐसे तीर हैं जो अमेरिका और इजराइल को रोकने के लिए काफी हैं, वहां तबाही मचाने के लिए काफी हैं। अब इंतजार है तो 23 तारीख का इंतजार है, जहां देखना होगा कि क्या ट्रंप जो कर रहे हैं उस पर काबिज रहते हैं या जो पेंटागन से रिपोर्ट लीक हुई है उसमें सच्चाई है, और कौन किस पर जोरदार हमला करता है और किसका कितना नुकसान होता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।